हेलो दोस्तों, साथ आप सभी की मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप सभी को आंसर भी समझाता हुआ चलूंगा। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स या बीए ऑनर्स वाले बच्चे हैं और जिनके पास एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन देख लो और उनके आंसर भी समझ लो कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करता हुआ आप सभी को चलूंगा, तो इनके ऊपर स्टडी कर लेना। पहली वीडियो मैंने बना दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना। इस वीडियो में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ और उनके आंसर भी आप सभी को समझाता हुआ चलूंगा, तो इनके ऊपर भी स्टडी जरूर कर लेना। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग इनके ऊपर स्टडी कर लेना और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने बच्चे हैं। ठीक है, जब तक एसएल में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प होती रहेगी। मुझे भी अच्छा लगता है दोस्तों कि आप सपोर्ट करते हो, तो आप लोग चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एसएल में जब तक रहोगे आपकी इसी तरह से हेल्प होती रहेगी और हर एक अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहा करेगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो इनके ऊपर समझ लो कि क्या क्वेश्चन बोला गया है और क्या आंसर है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन की बहुविषय प्रकृति क्या है। ठीक है, तो आप सभी को इसके ऊपर बताना है पर्यावरण अध्ययन की बहुविषय प्रकृति क्या है। मेन ये है बहुविषय क्या है। तो बहुविषय दोस्तों कि कई सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, किसी एक चीज़ के ऊपर बात नहीं करती, कई सारी चीज़ों के ऊपर ये बतलाता है। ठीक है, बात करता है बहुविषय प्रकृति, जिसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुविषय इसका मतलब ही ये होता है। ठीक है, बहुविषय का मतलब कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ। तो देखिए क्या बोला गया है, पर्यावरण की विषय की प्रकृति बहुविषयी है। पर्यावरण विषय की प्रकृति, ठीक है, पर्यावरण जो भी है तो उसके अंदर जितनी भी प्रकार की एक्टिविटी होती हैं उसे हम बहुविषयी प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोला गया है, यह एक से अधिक विषयों का सम्मानित रूप है। एक से अधिक विषयों का सम्मानित रूप है। अब आगे क्या बोला है, इसका संबंध अनेक विषयों से है। ठीक है, इसका संबंध अनेक विषयों से है। प्रकृति एवं सामाजिक विज्ञान की अनेक शाखाओं में पर्यावरण का तथा पर्यावरण में इन शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल आदि विषयों का पर्यावरण विषय से अत्यधिक गहर गहरा संबंध है। तो दोस्तों बहुविषय प्रकृति का मतलब ये है कि इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, रासायनिक विज्ञान, समाजशास्त्र, ये सारी चीज़ें आपके पर्यावरण बहुविषय प्रकृति में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बहुविषयी। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं कुछ उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ, जैसे रासायनिक विज्ञान क्या है। ठीक है, कुछ एक दो उदाहरण आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनका अध्ययन करना है। ठीक है, ये बहुविषयी प्रकृति में आती हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, ये पर्यावरण के अंदर में ही आते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, रसायन विज्ञान पर्यावरण विषय का आधार है। वायु, जल, मुद्रा की संरचना, विविध प्रकार की गैसें हैं, वर्षा के प्रभाव, पारिस्थितिकी तंत्र में चलने वाले विभिन्न चक्रों को रसायन विज्ञान की सहायता से ठीक से समझा जा सकता है। पर्यावरण विषय में विविध प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को रसायन विज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को रसायन विज्ञान के बिना नहीं समझा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, पर्यावरण विषय में विविध प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को रसायन विज्ञान के बिना नहीं समझा जाता है। तो रसायन विज्ञान के बिना नहीं समझा जाता है पर्यावरण प्रदूषण को। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मुद्रा प्रदूषण का वनस्पति तथा प्राणियों पर प्रभाव रसायन विज्ञान के अध्ययन से ही जाना जाता है। तो दोस्तों रसायन विज्ञान में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मुद्रा प्रदूषण, वनस्पति तथा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके रासायनिक विज्ञान में आती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख देना अगर पूछता है बहुविषयी के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर लिख देना और एक और टॉपिक दिखा देता हूँ आपको। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट देखिए, मौसम विज्ञान। ठीक है, तो मौसम विज्ञान भी आपके बहुविषय में आता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट लिखना है, एक वो लिख देना और एक ये लिख देना। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, मौसम संबंधी कारक पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तापमान, दाब, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि, पाला पड़ना, कोहरा आदि के अध्ययन के लिए मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आप लोग ये लिख देना, आपका ये बहुविषय प्रकृति में आ जाते हैं। कई प्रकार की चीज़ें होगी। ठीक है, जैसे मौसम हो गया, अब जल हो गया, ठीक है, हवा हो गया, ये सारी चीज़ें पर्यावरण में आती हैं। पर्यावरण में पॉल्यूशन होता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण में आती हैं। तो बहुविषय प्रकृति उसे बोल देते हैं। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन
क्लियर हो गया, डाउट आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र जीव जंतु पर आधारित है। जैसे कि एक तालाब है, तालाब में छोटी मछलियाँ भी हैं, बड़ी मछलियाँ भी हैं। छोटी मछली कीड़े खा लेती हैं, ठीक है, और जो बड़ी मछली है वो दाने खाती है। अब एक पक्षी आता है तो वो तालाब में मछली को निकाल के ले जाता है, खा लेता है, ठीक है। फिर पक्षी उसके बाद अगर ख़त्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो खाद के रूप में बन जाता है। मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र घूम फिर के वो वहीं पे धरती पे आ जाता है, ठीक है, वहीं पे रहता है। मतलब पूरा चक्र है एक तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, इसमें चार बिंदु हैं। पहला बिंदु उत्पादक। उत्पादक क्या है? घास है, ठीक है। घास कौन खाता है? चूहा खाता है, खरगोश खाता है, तो ये घास खाते हैं। अब दोस्तों, चूहों को कौन खाता है? मतलब जीवों को कौन खाता है? सांप, ठीक है। अब ये सांप खा लेता है चूहों को, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों सांपों को कौन खा लेता है? पक्षी आता है, वो पक्षी खा लेता है। फिर पक्षी अगर मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसकी खाद बन जाती है, ठीक है। वो मतलब एक तरीके से धरती पे ही रह जाती है, सब कुछ उसकी खाद बन जाती है, ठीक है। अब घटक कहलाता है ये, ठीक है, तो अब घटक बन जाता है ये। मतलब एक तरीके से पूरा चक्र है। धरती पे जो घास है वो चूहे खाएंगे, चूहे को सांप खाएगा, सांप को पक्षी खाएगा, फिर पक्षी मर जाएगा, तो पूरा वो चक्र बन जाता है, ठीक है। उसे हम पारितांत्रिक तंत्र बोलते हैं। तो इसमें जैविक और अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक घटक। तो यहाँ पे क्या बोला है, जब कोई पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के बारे में बात करता है तो दो अलग अलग बुनियादी घटक हो सकते हैं, जैविक और अजैविक, ठीक है। दो अलग अलग घटक हैं ये, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो अब आगे क्या बोला है, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक निर्जीव घटक है, ठीक है। अजैविक घटक निर्जीव घटक मतलब जीवों से अलग है, ठीक है। ये जीवों के बारे में बात नहीं करता है अजैविक घटक। ये बात करता है दोस्तों, इसमें सूरज की रोशनी, मिट्टी का तापमान और यहाँ तक कि पानी की रोशनी, कई चीज़ें शामिल है, ठीक है। सूरज की रोशनी, मिट्टी का तापमान और पानी जैसी कई चीज़ें शामिल है अजैविक घटक में, ठीक है। इसमें जो भी वातावरण है वो अजैविक घटक में है। अब आगे क्या बोला, वे महत्वपूर्ण है जो जैविक घटक की सहायता करने में लाभकारी भूमिका निभाते हैं। जैविक घटक यानी ये मौसम, तापमान, ये जैविक घटक जो जीव हैं उनकी मदद करने में उनकी सहायता प्रदान कराते हैं, ठीक है। ये जैविक घटक जैसे मौसम हो गया, ठीक है, तापमान, मिट्टी, ये जो जीव हैं, जीव जंतु की, उनकी मदद कराता है। तो अब आगे क्या बोला है, दूसरी ओर जीवित जीव, ठीक है। दूसरी ओर जीवित जीव एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक बनाते हैं, ठीक है। जीवित जीव यानी जीवित जीव है, जैसे मैंने सांप, खरगोश और वो बताया पक्षी, तो ये जीवित जीव एक पारिस्थितिकी जैविक घटक बनाते हैं। जैसे खरगोश ने सांप को, सॉरी, सांप ने खरगोश को खा लिया और पक्षी ने सांप को खा लिया, तो इस तरह से फिर पक्षी खत्म हो जाता है, वो खाद बन जाती है, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र जैविक घटक बनते हैं। अब आगे क्या बोला है, जीवित जीव एक पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा करने के लिए निर्जीवों के साथ बातचीत करते हैं। निर्जीवों के साथ बातचीत करते हैं। निर्जीव कौन? छोटी, मतलब कि छोटे कीड़े मकोड़े। फिर उसके बाद क्या बोला है, जैविक घटक एक कोशिकाई जीवों से लेकर अत्यधिक विकसित बहुकोशिकाएं जीवों तक हो सकते हैं, ठीक है। कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जैविक घटक कौन से हैं और अजैविक घटक कौन से हैं, ये चीज़ आप सभी को पता लगी होगी, ठीक है। ये अजैविक घटक हैं, सूरज की रोशनी, मिट्टी का तापमान, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों ज़रूरी हैं, ठीक है, जीवों के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। मिट्टी का तापमान, सूरज की रोशनी, ये जीवों के लिए भी ज़रूरी हैं। और जैविक घटक क्या है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे आप सभी को समझाया कि हाँ, पक्षी ने उसे खा लिया, ठीक है, तो वो ख़त्म होने के बाद में उसका वो खाद बन जाती है। तो ये आप सभी को इस तरह से इसका आंसर लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर आप सभी को समझा देता हूँ थोड़ा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है और इसका महत्व, ठीक है। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो जैव का मतलब हो गया जीव जंतु, ठीक है। जैव का मतलब, और भू का मतलब हो गया धरती, ठीक है, भू, भूमि, ठीक है। और रासायनिक का मतलब हो गया रसायन, जो पहाड़ों में रसायन मिलते हैं, ठीक है, धरती के अंदर। फिर उनसे पेड़ पौधे बनते हैं, पेड़ पौधे से फिर वो बकरी खाती है, बकरी से फिर अगर कोई जीव वो घास फूस खाती है, उसमें काफ़ी तरह के रासायनिक पदार्थ बनते हैं धरती के अंदर। किस तरह के बनते हैं वो अब मैं आप सभी को समझा देता हूँ।
तो देखिए क्या बोला गया है, जीव मंडल में प्राणियों तथा वातावरण के बीच रासायनिक पदार्थ के आदान प्रदान की चक्रीय गति को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। आदान प्रदान की प्रक्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। एक तरीके से समझा देता हूँ, जैसे धरती में कई तरह के पहाड़ों में रासायनिक तत्व पदार्थ पाए जाते हैं, उनसे घास निकलती है, ठीक है, घास पेड़ पौधे, ठीक है, रासायनिक पदार्थों की वजह से निकलती है घास पेड़। धरती के अंदर जो रसायन है उन्हीं की वजह से जो पेड़ों का विकास होता है, ठीक है, घास का विकास होता है। तो वो जब घास निकलती है, घास को कौन खाता है, बकरी खाती है, ठीक है, कोई जानवर खाता है, ठीक है। तो जानवर के बाद में अगर घास बकरी ने खाई, बकरी ने घास को खा लिया, तो उसमें कई तरह के बकरी के अंदर रासायनिक पदार्थ चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों जो शेर है, शेर आया, शेर ने बकरी को खा लिया। अब जो बकरी के अंदर रासायनिक पदार्थ थे वो शेर के अंदर चले गए, ठीक है। अब शेर की डेथ हो जाती है, शेर के अंदर भी रासायनिक वही पदार्थ होंगे जो बकरी ने घास खाई, ठीक है। फिर शेर ने बकरी को खा लिया। फिर अगर शेर ख़त्म हो गया तो समझ लो एक तरीके से उसके अंदर भी वही रासायनिक तत्व आगे पदार्थ आगे। अब शेर की डेथ हो जाती है तो वो वापस से धरती पे रासायनिक बन जाते हैं, मतलब वहीं पे रह जाते हैं, उनकी खाद बन जाती है उन्हीं रसायन की, ठीक है। तो पूरा वो चक्र बन जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो होता है जैव भू रासायनिक चक्र। तो अब आगे क्या बोला है इसमें, पृथ्वी के वातावरण में सभी तत्वों की एक निश्चित मात्रा होती है जिसकी आवश्यकता जीवधारियों को हमेशा रहती है, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण में सभी तत्वों की एक निश्चित मात्रा होती है जिसकी आवश्यकता जीवधारियों को रहती है, ठीक है, जीवधारियों को हमेशा रहती है। अब आगे क्या बोला है, इन तत्वों को जैविक घटक और अजैविक घटक कहते हैं। ये भूमि और वायुमंडल में विद्यमान होते हैं और वहाँ से पूर्ण जीवनधारियों के बीच चक्रीय गति से पहुँचते हैं। या क्रिया लगातार चलती रहती है। तो यह क्रिया लगातार चलती रहती है, ठीक है। जमीन से रासायनिक तत्व निकलते, पेड़ निकलते, पौधे निकलते, फिर वो बकरी ने खा लिया, फिर शेर ने बकरी को खा लिया, फिर वो उसके अंदर वो रासायनिक तत्व चले गए, फिर वो शेर ख़त्म हो जाता है दोस्तों, तो उसके वो रासायनिक तत्व है खाद बन जाते हैं वहीं पर, ठीक है। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या बता रखा है, जैव भू रासायनिक चक्र निम्नलिखित, गैसीय चक्र, कार्बन डाई गैसीय चक्र, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चक्र आते हैं। जो पहाड़ों के अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन चक्र, ये चीज़ें आपको गैसीय चक्र में पाई जाती हैं। फिर आगे क्या बता रखा है, सेंडिमेंट्री चक्र, इस चक्र में फास्फोरस, सल्फर आदि आते हैं। फिर जलीय चक्र, जलीय चक्र क्या है, इस चक्र के द्वारा वायुमंडल और वातावरण बीच जल का आदान प्रदान होता है, ठीक है, जल का आदान प्रदान होता है वायुमंडल में। जैसे जल है, अब बादल बनता है तो उसकी उष्मा है, बादल मतलब जो मौसम बनता है बादलों में चली जाती है, ठीक है, फिर वो बारिश बन के वापस धरती पर आ जाता है, ठीक है। तो ये आदान प्रदान होता है, तो ये जलीय चक्र एक तरीके से बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को इसका यह आंसर लिखना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, खनन से किसी क्षेत्र के पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। खनन से किसी क्षेत्र के पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो पहले जान लीजिए खनन क्या है। खनन का मतलब है दोस्तों किसी चीज़ को, किसी धातु को निकालना, जैसे कोयले को निकालना ज़मीन से, ठीक है, खनन करना, खुदाई करना, एक तरीके से खोदना उस चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को खोद के निकालना। ऐसे कोयला हो गया, कई चीज़ें जो ज़मीन से धातु निकाली जाती हैं, ठीक है, तो उन्हें हम खनन बोलते हैं। तो उनको हम उपयोग में लाते हैं, जैसे औजार बनाने में, कई चीज़ें बनाने में उन्हें हम इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसे हम खनन बोलते हैं। तो अब इसके दुष्प्रभाव देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, खनन का आशय है धरती को खोदकर खनिज एवं अन्य पदार्थों को निकालना, ठीक है। खनन का आशय है धरती को खोदकर खनिज एवं अन्य पदार्थों को निकालना। इसका पर्यावरण पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे ज़मीन को खोद के कोई चीज़ निकाली जा रही है तो इसका पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। अब आगे क्या बोला है, क्योंकि भूमि से पेड़ों पौधों को काटा जा रहा है। तो भूमि से, धरती से पेड़ों पौधों को काटा जा रहा है, ये चीज़ सभी को पता है। क्योंकि अगर पेड़ पौधे काट दोगे, धूल पॉल्यूशन इतनी हो जाएगी कि रहना लायक मुश्किल हो जाएगा। तो वो चीज़ बता रहा है। तो आगे देखिए क्या बोला इसमें, इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत जल के संरक्षण में रुकावट होती है तथा भूस्खलन, मलबे का जमाव, मुद्रा अपराधन, नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। आप लोग पेड़ पौधों को काट के अपनी ज़मीन बनाते हो, घर बनाते हो, ठीक है, तो इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है।
तो वो बता रखा है। अब आगे क्या बोला है, अति खनन के दुष्प्रभाव को भारत के हिमालय पर्वत श्रेणियों से घिरी गंगा यमुना से बनी धुन घाटी में देखा जा सकता है। पहले यह घाटी क्षेत्र बासमती लीची चाय जैसी फसलों के लिए विश्व प्रसिद्ध था, परंतु अब चूना पत्थर के अंधाधुंध खनन से घाटी क्षेत्र का सिर्फ 12% भाग हरियाली युक्त है। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों कि 12% भाग है वो हरियाली युक्त है। पहले दोस्तों वहाँ पे बासमती होती थी, चीनी चाय फसलें जैसी की जाती थी। अब दोस्तों वहाँ पे चूना पत्थर अंधाधुंध खनन होने लगी है, ठीक है। तो इससे हरियाली 12% भाग ही हरियाली युक्त है, 12% हरियाली युक्त है, मतलब 12% ही हरियाली बची है। तो इस तरह से खनन करने से धरती का दुष्प्रभाव हो रहा है, ठीक है, जो हमारे शरीर पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आप सभी को लिखना है अगर खनन के बारे में पूछता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। भूमि संसाधन समझिए दोस्तों क्या है। भूमि संसाधन वो है कि जिसे हम उपयोग में लाते हैं, जैसे भूमि है, भूमि को उपयोग में लाया जाना, जैसे धरती पर रोड बना दी, ठीक है, जैसे भूमि पे, ठीक है, भूभाग पे हमने रोड बना दी, हॉस्पिटल बना दिए, ठीक है, कई तरह की चीज़ें बना दी, जैसे धरती का यूज़ करना, भूमि संसाधन, ठीक है, भूमि संसाधन, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को लिखना है, जैसे सड़कें बना दी हैं, ठीक है, नदियाँ बना दी हैं, ठीक है। तो भूमि का यूज़ करना एक तरीके से, और जैसे किसान है उस पर खेती करते हैं, तो भूमि संसाधनों का यूज़ करना, ठीक है। तो वो बता रखा है। सतत प्रबंधन क्या है, सतत प्रबंधन दोस्तों आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उसे बना के रखना, ठीक है, अभी से ही तैयार करना। तो सतत प्रबंधन तो एक तरीके से आप सभी को समझा देता हूँ। और तो देखिए क्या बोला गया है, भूमि उपयोग पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा उपयोग को सूचित करता है, ठीक है, मनुष्य उसे सूचित करता है, मतलब मनुष्य उसे उपयोग करता है धरती को। अब आगे क्या बोला, समानतः जमीन के हिस्से पर होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप को सूचित करते हुए उन वन भूमि, कृषि भूमि, पारित चरागाह इत्यादि वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे वन भूमि हो गई, वन भूमि अलग हो गई, कृषि भूमि अलग हो गई, तो मतलब भूमि का यूज़ करना एक तरीके से, ठीक है। तो वो बताया गया है। अब आगे देखिए इसमें क्या बोला है, और अधिक तकनीकी भाषा में भूमि उपयोग को किसी विशिष्ट भू अवधारण प्रकार की रचना, परिवर्तन अथवा संरक्षण हेतु मानव द्वारा उस पर किए जाने वाले क्रियाकलापों के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों भूमि का मतलब यही है कि किसी चीज़ को यूज़ करना, ठीक है। वन भूमि हो गई, जैसे उस पर आपने फसल कर दी, कृषि भूमि हो गई, ठीक है। तो और सड़क हो गई, उस पर आपने रोड बना दी, ठीक है। तो इस तरह से भूमि का यूज़ करना। अब सतत के बारे में बात कर लेते हैं, सतत क्या है। सतत में देखिए क्या बोला गया है, सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। मतलब सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए, जो जो भविष्य की पीढ़ी है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो भविष्य की पीढ़ी उनको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, जो वर्तमान की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करता है। जो चीज़ें अभी कर देंगे तो भविष्य में आने वाले जितने भी लोग हैं उसका यूज़ कर सकें, ठीक है, जो जितनी भी पीढ़ी है उसका यूज़ कर सकें, तो वो आता है सतत में। इसके भीतर दो प्रमुख अवधारणाएं शामिल हैं, जरूरतों की अवधारण विशेष रूप से दुनिया के गरीबों की आवश्यक जरूरतें, ठीक है, गरीबों की आवश्यक ज़रूरतें पूरी करना, जिन्हें सर्वोपरि परिवार प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब क्या बोला है आगे, वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण की क्षमता पर प्रौद्योगिक और सामाजिक संगठन की स्थिति द्वारा लगाई गई सीमाओं का विचार, ठीक है। जैसे कई तरह के प्रौद्योगिक चीज़ें बना दी हमने वर्तमान पे जीवन पे, ठीक है, हॉस्पिटल बना दिए, कई तरह की थर्मल प्लांट बना दिए। तो इस तरह से ज़मीन का यूज़ करना आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, ठीक है। तो आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ी हैं उनके लिए आगे भविष्य बनाना। तो ये आ गया आपका सतत में। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस तरह से आप लोग लिख देना। अब दोस्तों 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, ऊर्जा के नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण स्रोतों को विस्तार से समझाएं, ठीक है। नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण क्या है, तो पहले नवीनीकरण बता देता हूँ। नवीनीकरण वो है
जो चीज़ें हमें दोबारा उपयोग में लाई जा सकती हैं, मतलब जो चीज़ें दोबारा उपयोग में लाई जा सकती हैं, ठीक है, कोई चीज़ है उसे हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, जैसे जल हो गया, हवा, पानी, ये चीज़ें हमारे दोबारा उपयोग में आती हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो गई, प्लास्टिक की बोतल हो गई, उसमें पानी पी के हम फेंक देते हैं, उसे रिसाइकिल करके उसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो नवनीकरण में आ जाएगा। गैर नवनीकरण क्या है? गैर नवनीकरण है जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल दोबारा हम यूज़ में नहीं ला सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें कई सारी हैं जो हम दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते हैं। कोयला हो गया, कोयला भी दोस्तों हम दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते हैं, तो एक तरीके से समझा देता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, पहले नवनीकरण समझिए। एक नवनीकरण ऊर्जा स्रोत वह है जिसका मनुष्य अनिश्चित काल तक उपयोग कर सकता है, अनिश्चित काल तक उपयोग कर सकता है, या मानवीय हस्तक्षेप के बिना लगातार खुद को फिर से भरता है। अक्षय ऊर्जा स्रोत हवा, पानी, धूप और पौधों की सामग्री जैसे प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम प्रत्येक संसाधन का कितना भी उपयोग क्यों ना करें, हवा, सूरज और पानी हमेशा रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ें हमेशा रहेंगी। तो ये आती हैं आपकी नवनीकरण में, ठीक है, तो हवा, सूरज, पानी और ये चीज़ें आपके हमेशा रहेंगे, ठीक है, पानी हो गया, धूप हो गई, पौधे हो गए, ये हमेशा रहेंगी आपके पास, ठीक है, तो ये हो गई आपकी नवनीकरण। अब गैर नवनीकरण देखिए इसमें क्या है। दूसरी ओर गैर नवनीकरण ऊर्जा स्रोत मात्रा में सीमित हैं, ठीक है, ऊर्जा स्रोत मात्रा में सीमित हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मात्रा में सीमित हैं, उनका हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। अधिकांश समय यह प्राकृतिक गैस, तेल, ठीक है, गैस हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तेल दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, कोयला दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जैसे जीवाश्म ईंधनों को संदर्भित करता है, जबकि ये संसाधन वास्तव में जैविक सामग्री से शुरू होते हैं। उन्हें बनाने में सैकड़ों हजार साल लगते हैं, और तेल, कोयला और गैस का उत्पाद करने के लिए उच्च दबाव वाले वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग हम ईंधन के लिए करते हैं। जैसे ये चीज़ भी नवनीकरण पे निर्भर करती है कि उसके लिए हमें तापमान की ज़रूरत पड़ती है, तब ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है, तो ये ख़त्म भी हो जाती हैं बड़ी जल्दी, तो ये चीज़ें भविष्य के लिए खतरा है, ठीक है, तो ये आपका नवनीकरण हो गया, ठीक है। गैर नवनीकरण जो चीज़ें हम दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते हैं, तो आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं इसमें कि जो चीज़ें हम दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते हैं वो गैर नवनीकरण हो गया। और जैसे हवा, पानी, ठीक है, जल, ये हम दोबारा यूज़ में ला सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है, तो ये आपका नवनीकरण और गैर नवनीकरण। इसके ऊपर आता है तो आप लोग बना के लिख देना, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बना के लिख देना। अब मैं दोस्तों कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ जिनके ऊपर आप लोगों को स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। नॉर्मल से पॉइंट है तो आप लोग उन्हें यूट्यूब से भी सर्च मारेंगे, कर लेंगे स्टडी, तो कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ पॉइंट है, इनके ऊपर स्टडी जरूर करना। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, परमाणु प्रदूषण, ठीक है, इनके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो वायु प्रदूषण आप सबको पता है, ठीक है, धूल, मिट्टी, ये सब वायु प्रदूषण में फैल जाती है। प्रदूषण, गाड़ियों का धुआं, ये सब वायु प्रदूषण में आ जाता है। ध्वनि प्रदूषण, आप लोग डीजे बजाते हो, जोर जोर से गाड़ियों की आवाज़ करते हो, तो ये ध्वनि प्रदूषण हो गया, ठीक है। और परमाणु प्रदूषण दोस्तों, जैसे कई सारे परमाणु प्रदूषण में कई सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो मनुष्य के लिए बेकार होते हैं, हानिकारक होते हैं, जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, सही, ठीक है। परमाणु प्रदूषण तो खतरनाक होता है बहुत, तो ये आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद जल प्रदूषण, उष्मी प्रदूषण, ठीक है, फिर मुद्रा प्रदूषण, तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। जल प्रदूषण हो गया आपका, जल में आप गंदगी कर देते हो, ठीक है, वो प्रदूषण फैलाते हो यमुना जी में। उसमें प्रदूषण, उसमें प्रदूषण है कि मौसम का चेंज होना। अब इंडिया में कुछ और मौसम है, ठीक है, और बाहर देश में ठंडा मौसम है, इंडिया में गर्मी है। अब इंडिया में गर्मी है तो मौसम अगर गर्मी में चेंज होता है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रहता है और कभी कोई सीज़न ऐसा होता है कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से उसमें प्रदूषण हो जाता है, गर्मी आपको सहन नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये पढ़ लेना। और लास्ट में देखिए दोस्तों, इनके ऊपर स्टडी जरूर करना, इन 3 टॉपिक के ऊपर, ठीक है, मेन तो आपका ये है केस स्टडी जरूर करना इसके ऊपर, भोपाल गैस आपदा प्रकरण के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना आप लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो ये मैंने आप सभी को बता दिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट सब्जेक्ट बता देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेहनत आप सबके लिए करता हूँ। थैंक यू।